नमस्कार मित्रों, टीवी 20 न्यूज पर लगातार खबरें जारी है। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों की तरफ। बहुजन समाज पार्टी की एक दिवसीय कार्यकर्ता बैठक करतारपुर स्थित शकुंतला लॉज में हरिश्चंद्र गौतम मुख्य सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ मंडल की अध्यक्षता में हुई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर मदन राम जोन सेक्टर प्रभारी आजमगढ़ और बनारस मंडल रहे। कार्यक्रम का संचालन बसपा जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार ने किया। अपने समर्थकों के साथ पहुंचे शंकर यादव को डॉक्टर मदन राम ने बसपा की सदस्यता ग्रहण कराई और उन्हें पार्टी का चुनाव चिन्ह झंडा देकर फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। बातचीत के दौरान शंकर यादव ने कहा कि बसपा की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करूंगा। आने वाले 2022 के चुनाव में बहन कुमारी मायावती को प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। बैठक में उपस्थित बसपा के पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने पूछे गए सवाल पर कहा कि जल्द ही पार्टी द्वारा शंकर यादव की जिम्मेदारी दी जाएगी। बैठक में बसपा के संस्थापक कांसीराम के परिनिर्माण दिवस की तैयारियों को लेकर चर्चा की गई। इस अवसर पर मुबारकपुर विधायक शाह आलम गुड्डू जमाली, अरिमर्दन आजाद, विजय प्रताप, अंगद यादव, पूर्व प्रधान जितेंद्र पासवान सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम शंकर यादव है। सभी विधानसभा में आज आप बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, क्या कारण रहा है सर? सपा के आप बड़े नेता थे, वरिष्ठ नेता थे, क्या कारण रहा कि आप बहुजन समाज पार्टी में? देखिए, सम्मान जहाँ मिलता है आदमी को वही जाना चाहिए, बुजुर्गों ने कहा। और मैं इतने दिन तक समाजवादी पार्टी में था और सम्मान की दृष्टि से ये दृष्टि से देखा जाता था। और मैंने समाजवादी में काम किया और देखा कि सम्मान नहीं मिल रहा है तो मैंने वहाँ छोड़ दिया, बुजुर्गों की बात को मानते हुए। और बहन जी ने मुझे सम्मान दिया, स्नेह दिया और उन्होंने उनको बहुत बहुत बधाई दूंगा। और 2022 में जितने भी मेरी क्षमता रहेगी घूम करके लोगों में, समाज में, अपने आदर्श समाज में जुट करके कि भाई बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाइए, क्योंकि बहन जी का कार्यकाल जब भी रहा वो स्वराक्षरों से लिखा हुआ है, उसको पढ़ लीजिए। और बहन मायावती जी जब देश मुख्यमंत्री जब उत्तर प्रदेश की बनेगी तो तमाम संभावनाएं अपने आप जाग उठेंगी और उनका निराकरण बहन मायावती जी के कर कमलों द्वारा हुआ। जहां हम नाक दबा के लखनऊ में घूमते थे, आज वहां हम लोग टिकट दे करके दर्शन करने जाते हैं, देखने जाते हैं। वो खूबसूरत जगह आपका बन गया है, उतनी खूबसूरत जगह विदेशों में भी नहीं होगा। जो गोमती नगर और क्या नाम है पंडित काशीराम अम्बेडकर जी का जो पार्क बना हुआ है यहाँ से लेकर नोएडा तक, जो उन्होंने काम किया, आप बता दीजिए। बहन जी ने कम से कम मुख्यमंत्रित्व काल में इतनों लोगों को नौकरी दिया, उन्हीं की देन है कि आज सफाई कर्मी में सभी समाज के लोग भरे हुए हैं। और उन्होंने तमाम नौकरियां दी, तमाम विकास के काम किया। उन्होंने पहला काम किया था जब आगरा से दिल्ली जब एक्सप्रेस बन रहा था तो कुछ लोग विरोध कर रहे थे, पहला बहन जी ने रोड मॉडल तैयार करके यह जो बैठक आहूत की गई है, इस बैठक का मतलब यह है 9 तारीख को लखनऊ में माननीय कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे प्रदेश के लोगों को बुलाया है और वहीं पर वो संकल्प लेंगी कि 2022 में बहुजन समाज पार्टी का क्या ये दिशा निर्देश होगा, क्या बहुजन समाज पार्टी की नीतियों के आधार पर कैसे सरकार बनेगी, ये सब कुछ वो बताएंगे। इसलिए माननीय कांसीराम साहब ऐसे व्यक्तित्व थे कि इस समाज के दबे कुचले जो लोग हैं, जो 90% से ज़्यादा हैं, ऐसे लोगों को उन्होंने राजनैतिक जागरूकता ला करके इस देश की शासन सत्ता में, इस देश के शासन और प्रशासन में उन्होंने भागीदारी देने का काम किया। देवरांचल की सबसे बड़ी नेता हैं शंकर यादव जी, आज बसपा ज्वाइन किए हैं, क्या जिम्मेदारियां दी जाएंगी? पार्टी द्वारा क्या जिम्मेदारी दी जा रही है? देखिए, शंकर यादव जी जो आज बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए हैं, इस मौके पर मैं उनका स्वागत और सम्मान करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि उनके कद के हिसाब से बहुजन
बहुजन समाज पार्टी की तरफ से उनको बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी ताकि वो अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने समाज को बहुजन समाज पार्टी से जोड़ सकें। प्रयागराज से खबर है, जहां पितृपक्ष षष्ठी तिथि पर परिजनों द्वारा स्वर्गीय साहब लाल सेठ की आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ कराया गया। इस उपलक्ष्य में 85 वृद्धजनों को भोजन प्रसाद वितरण का कार्यक्रम स्थान आधारशिला वृद्धाश्रम नैनी प्रयागराज में आयोजित किया गया एवं गरीबों में खाद्य सामग्री का वितरण स्थान बंधवा स्थित लेटे हनुमान जी मंदिर में किया गया। ज्ञात हो कि मुबारकपुर निवासी स्वर्ण व्यवसायी व समाजसेवी की कुछ माह पूर्व उपचार के दौरान मौत हो गई थी। आजमगढ़ में सामाजिक संगठनों व शहर के लोगों ने मोहल्लों में पानी के जमाव व बाढ़ के पानी की निकासी की व्यवस्था न होने से आक्रोशित होकर जिलाधिकारी के कार्यालय का घेराव किया। ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व भारी वर्षा हुई थी, जिससे शहर के कई मोहल्लों में बरसात का पानी भर गया था। एक सप्ताह से ऊपर हो जाने के बाद भी बाढ़ पीड़ितों की समस्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। शहर के कई मोहल्ले में पानी भरा है, जिससे दुर्गंध उठ रही है। प्रशासन ने पानी की निकासी के लिए कई पंप सेट लगाया, पर अभी तक लोगों को राहत नहीं मिली, जिसको लेकर आज जिलाधिकारी कार्यालय का सामाजिक संगठनों और शहर के लोगों ने घेराव किया है। आजमगढ़ में सामाजिक संस्था अभ्यास सेवा संस्थान के सचिव अनामिका सिंह पालीवाल के साथ पीड़िता पूनम निषाद पुलिस उपमहानिरीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपते हुए कहा है कि हमारी शादी 7 जुलाई 2019 को हिंदू रीति रिवाज के कंदरापुर थाना अंतर्गत सिहदा गांव निवासी सुरेंद्र निषाद पुत्र रामचेत निषाद के साथ हुआ था। शादी के कुछ माह तक सब कुछ ठीक ठाक चला। उसके बाद मेरे पति द्वारा अपाचे बाइक और 40,000 रुपये दहेज की मांग करते हुए हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे ससुराल वालों द्वारा हमारे पति को मारपीट करने के लिए उकसाया जाता है और मेरे पति द्वारा शराब के नशे में गंभीर रूप से मारपीट किया और 3 दिन तक कमरे में बंद कर खाना भी बंद कर दिया। हमने आबिती अपने माता पिता को बताया तो कंदरापुर थाने पर 24 जुलाई 2020 को सुलह समझौता हुआ। इसके बाद मेरे पति ने मुझसे फिर मारपीट की और दहेज की मांग ना पूरी करने पर घर से निकालने और जान से मारने की धमकी दी। मैं गर्भवती हूँ, मेरे गर्भ में पल रहे बच्चे की जान चली जाएगी, लेकिन वह लोग नहीं माने। मुझे लगातार मारते पीटते हैं। मैंने इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को दी, मगर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। पुलिस उपमहानिरीक्षक ने पीड़िता की बातों पर ध्यान देते हुए उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या मामला है आपका? मामला यही है कि मेरे आदमी बहुत मारते पीटते हैं और लड़की लेकर भाग गए हैं। मुझे न खाने के लिए कुछ देते हैं, न पीने के लिए देते हैं। मैं 9 महीने का बच्चा ली हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहाँ की लड़की के लिए भाग हैं? वहीं घर के बगल का। क्या बहुत दिनों से वो था क्या? हाँ, बहुत दिनों से था। आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम तुमको कहते हैं रखेंगे, लेकिन लेकर जाते हैं तुरंत ही मारने पीटना शुरू कर देते हैं और माँ दहेज की मांग हमेशा करते रहते हैं। कहते हैं कि मुझे अपाची दो, 40,000 रुपया दो, अंगूठी माला दो, तभी तुमको रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। और हम 3-4 दिन तक हमको खाना पीना तक नहीं दिए हैं। लोग घर में बंद करके सास ससुर भी मारते हैं। कितने दिन हुई शादी करके? मेरी शादी 3रा साल लगा है। तो आप यहाँ पे आए थे, क्या हुआ? यहाँ पे आए हैं तो सर बोले हैं कि मतलब जितना हो सकेगा उतना करेंगे। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का और हमारा खर्चा दें। साथ में नहीं रहना चाहते हैं? रहना चाहते हैं सर। हम यही चाहते हैं कि हमको लेकर जाएं और मतलब मारे पीटे ना और अच्छे से रखें। हमारा खर्चा दें, हमारे बच्चे का खर्चा दें। औतरौलिया से खबर है, जहां पुत्र उपासना का पर्व जितिया को लेकर मंगलवार को पूरे बाजार में सन्नाटा पसरा रहा। जहां त्यौहार पर हमेशा गुलजार रहने वाला नगर पंचायत में दुकानें तो खुली हैं, मगर ग्राहक नहीं है। इसे लेकर स्थानीय दुकानदारों में मायूसी छाई है। ज्योति पुत्रिका त्यौहार के अवसर पर नगर पंचायत में फल, चीनी की मीठी तथा जूतिया की जमकर खरीदारी होती है, लेकिन कोरोना काल के बाद खुले बाजारों में कोई रौनक नहीं दिखी तो दुकानदारों तथा ग्राहकों में काफ़ी मायूसी देखने को मिली। लेकिन कोरोना काल के बाद खुले बाजारों में कोई रौनक नहीं दिखी तो दुकानदारों तथा ग्राहकों में काफ़ी मायूसी देखने को मिली। दुकानें पूरी तरह से सज चुकी हैं, लेकिन ग्राहकों के ना आने से दुकानदारों में काफ़ी मायूसी छाई है। बता दें कि व्रत से एक दिन पहले व्रती महिलाओं द्वारा जूतिया, साड़ी, कपड़े
नगर पंचायत के बब्बर चौक, केसरी तिराहा, रोडवेज, दुर्गा मंदिर, बरन चौक पर में खूब खरीदारी होती है तथा इस बार मुख्य पूजन बुधवार को होगा। प्रति महिलाएं सरपुतिया तोरई के खड़े फल को अपने बच्चों की संख्या के आधार पर सेवन करती हैं। चना की दाल, चावल, सरपुतिया की सब्जी, दही खाने के बाद रात्रि पान खाकर मुंह शुद्धिकरण के बाद निर्जला व्रत की शुरुआत करती हैं। बुधवार को पूरे दिन बिना अन्न पानी के रहते हुए शाम को गोधूली बेला में भगवान जीमूत वाहन की सामूहिक पूजा की जाती है और तीसरे दिन गुरुवार को सुबह स्नान पूजन के बाद व्रत का पारण किया जाएगा। आइए सुनाते हैं कि बब्बर चौक निवासी दुकानदार पवन कुमार ने क्या कुछ कहा। नाम भी आपका? मेरा नाम पवन कुमार है। कहाँ पे दुकान है आपकी? मेन चौक सब्जी मंडी पे है। तो इस साल भैया ज्योतिया कल है और आप एक दुकानदार हैं, क्या असर पड़ रहा है इसके बारे में? भैया अब क्या असर बताएं, असर की बात है कि कोरोना काल चल रहा है और हम लोग जो जान लीजिए जहाँ हर ज्योतिया में जो है 3 कुंटल 4 कुंटल माल बेचते थे, हम लोग 1 कुंटल माल बेचने में हम लोग का पसीना छूट जा रहा है और जान लीजिए कि कस्टमर आ नहीं रहे हैं। मंगलवार भी है और कस्टमर एकदम नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जैसे कि भैया कि हर साल के प्रति अब तक मार्केट में रौनक आ जाती थी, अभी रौनक नहीं आ रही, इसके बारे में बताइए। रौनक के मतलब है कि अब जान लीजिए कि कोरोना के नाते इतने मौत हो चुकी है, उसके नाते कोई भी आ नहीं रहा है। और दूसरी बात भैया, भय व्याप्त के नाते जो कोई खड़ा भी नहीं हो रहा है। जैसे आपका कहने का मतलब है कल ज्योतिया है, अभी बाजार में कोई भीड़ नहीं, कोई भीड़ नहीं है भैया, एक कस्टमर तक नहीं आ पा रहे हैं। अब जान लीजिए मार्केट बहुत ढीला है, हम लोग बहुत परेशान हैं। आजमगढ़ जिले के जैनपुर कोतवाली की जमीन हरखोरी में तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित हो गई। पिकअप ने रोड किनारे जा रही महिला को चपेट में लेते हुए घर व बगल में दुकान में घुस गई। गंभीर रूप से जख्मी महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोरखपुर मार्ग पर आज सुबह आजमगढ़ की ओर से आ रही पिकअप का चालक अचानक से नियंत्रण गाड़ी में खो बैठा। एक महिला अपने घर से राशन लेने निकली थी जो बुरी तरह से चपेट में आ गई। तेज आवाज के साथ गाड़ी रोड किनारे सुभाष यादव घर में घुस गई। घर में बंधे मवेशियों को चपेट में लेते हुए बाहर में एक दुकान में जा घुसी। जब तक कुछ लोग समझ पाते ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सूचना पर पहुंची जैनपुर थाने की पुलिस अब जांच में जुट गई है। क्या नाम है आपका? सुभाष यादव। कहाँ घर है? जमीन हरखोरी चलना रहा। थाना? थाना जैनपुर है। क्या हुआ था, कैसे ये हुआ था? यहाँ गाड़ी इधर से आई, एक लेडीज उधर रोड के बगल में खड़ी थी और इधर से मतलब नलका के पास में आई और लड़ गई। लड़ने के बाद जाके घर में घुस गई। सामने भैंस थी, एक भैंस पाड़ी, दुकान में हल गई। चोटें भी आई हैं क्या महिला को? और महिला एक चोट गई है सदर में ना, सदर में गई है। अब लोग बता रहे हैं, पता नहीं बचल की है। ठीक, सीरियस। पूरा परिचय बताइए अपना। मैं ग्राम प्रधान जी मेरखोरी, तहसीलदार। प्रधान जी, क्या मामला था ये, कैसे? आजमगढ़ से बाहर रही थी, सुबह की बेला थी और एक महिला राशन के लिए जा रही थी। अब वो गाड़ी जो गिरव देते हुए सुबह से यादव के घर होते हुए और सुनील प्रजापति जो मिस्त्री उसके घर में घुस गई, जो कि एक महिला थी, बहुत ज़्यादा जख्मी हो गई है। बचने की कोई आशा नहीं लग रही है उसकी। अब देखिए, और भैंस है, पशु है, वो भी सब चोटिल हो गए हैं। अच्छा, ड्राइवर जो इसका था वो अब वो जो है कि ड्राइवर को कोई देखा नहीं, निकल कर भाग गया। अपना ड्राइवर मौके से भाग गया? मौके से भाग गया है। अच्छा, क्या बता रहे लोग, स्पीड कितनी रही? बहुत तेज में थी? स्पीड बहुत तेज है, रोड है, बहुत स्पीड में गाड़ी जा रही थी, सुबह की बेला थी। अच्छा, कुछ कारण पता चल पाया कैसे ये अनियंत्रित हो गई, क्या हुआ? अब पता नहीं, अब ड्राइवर ही बताएगा कैसे था कैसे नहीं था। अब गाड़ी तो बहुत तेज चल रही थी। अच्छा, महिला इसी गांव की थी क्या? हम महिला इसी गांव के नेनुआपुर पीपरपाती के रहने वाली थी। उसका आदमी जो है कि दूध का कारोबार करता है, बहुत गरीब महिला है। कम से कम 4-5 उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। बहुत गरीब। अभी कहाँ गई है महिला, कहाँ उसका इलाज चल रहा है? को मैं यहाँ तो था नहीं, जब आया हूँ सूचना मिली तो तत्काल यहाँ आया हूँ मौके पर। तो यहाँ से जो कि सदर हॉस्पिटल लोग भेजे हैं एम्बुलेंस बुला करके, और यहाँ से महिला आजमगढ़ अस्पताल में गई है, सदर अस्पताल। आजमगढ़ की अतरौलिया से खबर है जो कॉमन हेल्थ एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अभियान द्वारा परिचर्चा का आयोजन हुआ। बता दें कि मंगलवार दिनांक 28 सितंबर 2021 को गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम 1971 के 50 साल पूरे होने पर ग्रामीण पुनर्निर्माण संस्थान कॉमन हेल्थ एवं प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार अभियान द्वारा अतरौलिया ब्लॉक सभागार में एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संयुक्त रूप से मांग पत्र तैयार किया गया, जिसको लेकर जिले के स्वास्थ्य अधिकारियों को मेल व व्यक्तिगत रूप से दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर शिवाजी सिंह, स्वास्थ्य अधीक्षक अतरौलिया तथा विशिष्ट अतिथि सीता देवी यादव, CDPO अतरौलिया रहे तथा कार्यक्रम का संचालन राजदेव चतुर्वेदी ने किया। इस मौके पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़ को संबोधित 10 सूत्रीय मांग पत्र शांति मंजू और कालिंदी के द्वारा अधीक्षक को दिया गया। स्वास्थ्य अधीक्षक ने कहा कि हमारा प्रयास होगा कि अतरौलिया के 100 सैया मैटरनिटी विंग में भी महिला डॉक्टर हो, जिससे महिलाओं को यहीं पर सुरक्षित गर्भ समापन सहित अन्य मातृत्व स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके।
इस मौके पर मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि द्वारा अवार्ड द स्टिग्मा एवं लिसनिंग टू वुमेन पुस्तक का विमोचन भी किया गया। आज सुनाते हैं कि डॉक्टर शिवाजी सिंह स्वास्थ्य अधीक्षक ने क्या कुछ कहा। आज विश्व सुरक्षा गर्भ संधारण दिवस मनाया गया और इसमें ग्रामीण पुनः निर्माण की तरफ से कुछ मांगे की गई, उसके बारे में हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे अपने ग्रामीण पुनर्निर्माण सेवा संस्थान के अपने अध्यक्ष राजदेव चतुर्वेदी जी का कि बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया गया है इस ब्लॉक कैंपस परिसर में, जिसमें हमारे आंगनबाड़ी आशाएं हैं, सब लोग हैं। जैसा कि देश को ही अब प्रदेश को भी आवश्यकता है हमारी प्रजनन दर को कम करना, उसमें आज MTP एक्ट के 50वें वर्ष पे इंटरनेशनल एबॉर्शन डे पे आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है। मांगे इनकी हैं कि हमारे जो भी अनचाहे गर्भ आते हैं, अगर गर्भ निरोधक साधन हर स्तर पे उपलब्ध रहें, ग्रामीण स्तर पे या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पे या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पे, तो फिर MTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इनडायरेक्टली हमारी फैमिली प्लानिंग को ही हेल्प कर रहे हैं हमारी सरकार की जो मंशा है, या जो हमारी टोटल फर्टिलिटी रेट जो बढ़ रही है, उस मिशन परिवार में हमारा डिस्ट्रिक्ट आता है आजमगढ़, जिसकी TFR ज़्यादा है। तो सबका ही एम हम लोगों का ही कि हम इसको कम करें, और कम करेंगे तो हमारी मातृ मृत्यु दर कम हो जाएगी, हमारी इन्फेंट मार्टिलिटी रेट भी कम होगी। ये इंडिकेटर है हमारे स्वास्थ्य सेवाओं की सर्विस प्रदान करने का। तो मैं इसको तो सुनिश्चित कराऊंगा ही, सुनिश्चित है भी, हर जगह भी हमारे गर्भ निरोधक साधन, अंतरा, इंजेक्शन, MTP सुविधाएं नहीं हो पाती, लेकिन 100 मैटरनिटी विंग में इसकी डिमांड हमें आज मिली है, तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे कि यहाँ पे एक गायनकोलॉजिस्ट की पोस्टिंग अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा कार्यालय से कर दिया जाए तो यहाँ MTP भी, ये भी सुविधाएँ इस क्षेत्र को बहाल हो जाएंगी। और जो साधन हैं वो हम उसको सुनिश्चित कराएंगे कि हर गांव में HND हमारी होती है, वहाँ आशाएँ आंगनबाड़ी के द्वारा प्रदान किया जाए, ANM के द्वारा दिया जाए। CSC पे हमारा अंतरा इंजेक्शन लगता है, वो अभी चल ही रहा है लगातार, उसमें कोई कमी नहीं है। इन सब की व्यवस्थाओं को सही सेवाएं प्रदान कर सकें, इसका हम प्रयास करेंगे। जैसे कि अभी राजदेव जी ने बता रहा था कि गर्भ संपादन करने के लिए कोई प्राइवेट अस्पताल दुगना पैसा लेता है, कई जगह पैसे लगते हैं जिससे जाने जाती हैं, अपने क्षेत्र में भी ऐसा होता है, इसके बारे में? हाँ, एक झोला छाप डॉक्टरों द्वारा या जनता के बीच में अभी जानकारी नहीं है, तो जहाँ उनको ईजी एक्सेसिबल होती है गवर्नमेंट सर्विसेज नहीं हो पाने के कारण वहाँ जाते हैं, जिससे उनको जान की जोखिम भी होती है, पैसे का भी नुकसान होता है। तो इस संदर्भ में भी मांग पत्र मिला है, तो इसको हम आगे बढ़ा देंगे कि यहाँ पे अगर मैटरनिटी विंग जो बनी है हमारी 100 बेड की, अगर वहाँ एक गायनकोलॉजिस्ट रहें तो ये सेवाएं हम सरकारी स्तर से ही दे देंगे, तो जनता का जो दोहन हो रहा है या उनके जान के जोखिम का जो। आजमगढ़ जनपद में मिशन शक्ति तृतीय चरण योजना के तहत पुलिस द्वारा मिशन शक्ति का प्रचार प्रसार किया गया है। बता दें कि थाना पवाई पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम जाफरपुर कतकान में और रानी की सराय पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम सोनवारा में, बरदे थाना पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम बेलवाना में और थाना कप्तानगंज पुलिस के द्वारा ग्राम पंचायत मनोहरपुर में, थाना सरायमीर पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम चक मुनव्वर में, थाना बिलजियागंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम बासिला, थाना जहानागंज पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम कारीसाथ में और थाना देवगांव पुलिस द्वारा अपने थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भावनपुर में मिशन शक्ति योजना के संबंध में विभिन्न माध्यमों से लोगों को जानकारी देकर जागरूक किया गया। द्वितीय राज्य सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के निर्देश क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक यातायात सूर्य जायसवाल, यातायात प्रभारी कौशल पाठक तथा रोवर्स रेंजर प्रभारी प्रांशु सिंह व रोवर्स रेंजर के सदस्यों के द्वारा शहर के नरौली चौराहे पर सघन चेकिंग अभियान से यातायात के नियमों की अवहेलना करने वाले जैसे सीट बेल्ट, हेलमेट, 3 सवारी, गलत नंबर प्लेट व यातायात के नियमों की अवहेलना करने वालों की चेकिंग की गई तथा ई चालान किया गया। रोवर्स रेंजर के द्वारा छात्रों द्वारा लोगों को हेलमेट, सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया गया तथा पम्पलेट स्टिकर का वितरण किया गया तथा जनसूचना विभाग के सहयोग से शहर के विभिन्न स्थानों पर LED लगाकर यातायात जन जागरूकता संबंधी वीडियो चलाकर लोगों को जागरूक किया गया तथा होटल और ढाबों पर सड़क पर गलत पार्किंग कर खड़े वाहनों का ई चालान किया गया। प्राइवेट बस संचालकों के विरुद्ध चेकिंग अभियान चलाया गया। आजमगढ़ में अनजान अपरिचित लावारिस मृतकों की आत्मा की शांति हेतु आज भारत रक्षा दल द्वारा स्थानीय राजघाट पर श्राद्ध पिंड दान क्रम करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर भोजन शांति भोज करवाया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व करने वाले भारत रक्षा दल के जिला अध्यक्ष उमेश सिंह गुड्डू ने बताया कि संगठन द्वारा वर्ष 2013 से लगातार लावारिस मृतकों का दाह संस्कार किया जाता है। धार्मिक परंपराओं कर्मकांडों को ध्यान में रखकर प्रत्येक वर्ष पितृपक्ष में हम लोग उन अनजान अपरिचित लोगों की आत्मा की शांति हेतु धार्मिक अनुष्ठान के साथ पिंडदान, श्राद्ध
तर्पण कर्म करके ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देते हैं। आज भी हम लोगों ने ब्राह्मणों को लोटा गमछा वस्त्र के साथ कुछ रुपए का दान करके उनको खाना खिलाकर कुछ लोगों को भोजन करवाकर वही विगत क्रम आज भी दोहराया गया है। अभी तक संगठन द्वारा 463 लावारिस मृतकों का दाह संस्कार किया जा चुका है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। आज के आयोजन में प्रमुख रूप से धनंजय अस्थाना, सुनील वर्मा, राजन अस्थाना, ब्रिजेश मिश्र, राजीव पांडे, द्वारकाधीश पांडे, राजू, महेश्वरी कांत, आरपी श्रीवास्तव, मोहम्मद अफजल, अमित गुप्ता, हरिकेश विक्रम, छया अग्रवाल, पुष्पांजलि गुप्ता, सरिता श्रीवास्तव और अन्य महिला पुलिस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मैं हरिकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत सदस्य। आप सभी को ज्ञात है कि विगत 2013 से जिले भर की लावारिस लाशों का दाह संस्कार विधिवत हिंदू कर्मकांड के अनुसार करता है। मुखाग्नि देते हैं हमारे कार्यकर्ता और हिंदू परंपरा और हिंदू धर्म की कर्मकांड के अनुसार भारत रक्षा दल हर साल जितने भी ज्ञात अज्ञात मृतक आत्माएं परिचित अनजान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए हम पिंडदान का कार्यक्रम, ब्राह्मण भोज का कार्यक्रम करवाते हैं, भारत रक्षा दल करता है। उसी क्रम में आज फिर ये तमसा तट पे राजघाट पे यहीं पे लावारिस लाशों का दाह संस्कार होता है। यहीं बगल में स्नान वाले घाट पे ये पिंडदान सामूहिक सबका आह्वान करके सभी अज्ञात अपरिचित मृतक आत्माओं का आह्वान करके उनको पिंडदान श्राद्ध करके इसके बाद ब्राह्मण भोज, ब्राह्मणों में दान और फिर छोटा सा भोज करके ये व्यवस्था कराई जाती है ताकि कोई भी आत्मा अशांत न रहे। यही विधान है, उसी का पालन करते हैं। अपना परिचय दें और आज क्या कार्यक्रम हो रहा है। मैं शिवाजी पांडे और सतमई संगठन से जुड़ा हूँ। मेरा मुख्य कार्य कर्मकांड है। प्रतिवर्ष भारत रक्षा दल की तरफ से जो लावारिस लाशों का दाह संस्कार होता है उसके मुक्ति के लिए हमारे शास्त्र में ऐसा विधान है कि पितृपक्ष में पितरों को तर्पण श्राद्ध किया जाए। तो ये संगठन की तरफ से हम लोग इस कार्यक्रम में लगते हैं और जितने साल भर की लाशें जलाई जाती हैं ज्ञात अज्ञात में, किसी की ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबकी मुक्ति के लिए सामूहिक रूप से कुछ लोग बैठ करके पिंडदान करते हैं। और इसके बाद पिंडदान के बाद कुछ हमारे यहाँ भोज का भी विधान है, ब्राह्मण भोजन संगठन के तरफ से उनको भोज कराया जाता है। और प्रतिवर्ष ऐसा होता रहा, विगत वर्षों से ऐसा होता जा रहा है। पितृपक्ष में कोई तिथि हम लोग निश्चित करके उस दिन इस कार्यक्रम को करते हैं, करवाया जाता है। आजमगढ़ के निजामाबाद से खबर है, जहां 4 दिनों पूर्व निजामाबाद थाना क्षेत्र के डोडोपुर गांव में रसोई गैस का सिलेंडर फटने से की मौत व 1 दर्जन लोगों के घायल होने के बाद मंगलवार को कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल डोडोपुर गांव में महासचिव नदीम खान के नेतृत्व में पहुंचे। प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार वालों से मिले और 25,000 रुपये की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के महासचिव नदीम खान ने कहा कि गैस सिलेंडर फटने से की मौत और दर्जनों लोग झुलस गए हैं, जिनकी हालत गंभीर है। ये काफ़ी गरीब लोग हैं, इसलिए इनको सहायता उपलब्ध नहीं हो रही है। गैस फटने से 3 घर तबाह हुए हैं। जो मृतक हैं उनसे आज तक कोई लाभ नहीं मिला, उसके पास कोई ज़मीन भी नहीं है। सरकार उनके परिजनों के लिए मुआवजा व भूमि दी जाए, साथ में झुलसे लोगों के इलाज के लिए सहायता उपलब्ध कराए। 9-10 बजे शुक्ला जी सिपाही आए, शुक्ला नायक सिपाही जी आए, कह रहे थे तुम लोग अखाड़ा बनाए हो, तुम लोग जाल बनाए हो। हम लोग को गाली देकर गए। 11 लोग भैया खाए 11 और कह रहे थे मैसर को कुछ नहीं हुआ, मैसर जाल बनाए हैं। मैसर जाल बनाता, मैसर कैसे दुनिया छोड़कर चले गए, हम लोग का दिल तो बुझा। शुक्ला जी को ऐसे कहना चाहिए था। निजामाबाद के एसआई हैं। बहरहाल ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि प्रशासन के लोग अगर इस तरह की बातें कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि पीड़ित परिवार के ऊपर क्या बीतेगी है। शुक्ला का क्या नाम है पूरा? धनंजय शुक्ला। आप बोलिए। निजामाबाद धनंजय शुक्ला। बहरहाल उनको ये बात नहीं कहनी चाहिए थी है। क्या नाम है? मेरा नाम नदीम खान है। मैं कांग्रेस पार्टी का ज़िला महासचिव आजमगढ़ का। अच्छा, आप प्रतिनिधिमंडल जो गैस कांड हुआ था वहाँ गया था, क्या हुआ? डोडोपुर हमारे कई साथी गए और कांग्रेस के सीनियर लीडर भी गए उसमें, और वहाँ जाने के बाद देखने के बाद दिल को बड़ा ही जो है
काफ़ी दुखी हुआ मन जो है, इसलिए कि वहाँ की स्थिति बड़ी भयावह थी और जिस तरह से बच्चे बिलिक रहे थे, जिस तरह से बच्चे रो रहे थे, उनका गम देखा नहीं जा रहा था। सच्ची बात तो ये है कि उनका गम देखा नहीं जा रहा था और कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी जिस तरह से उनकी मदद करनी चाहिए वो कहीं ना कहीं प्रशासन ने भी उनसे आंखें मूंद लिए, इसलिए कि वो गरीब लोग हैं और गरीबों के पास शायद कोई जो है जिस तरह की उनको मदद पहुंचनी चाहिए उस तरह की मदद भी नहीं पहुंच पा रही है। वो तो समाज में कुछ अच्छे लोग हैं जो सामाजिक ताने बाने को समझते हैं, उन लोगों ने मदद किया है और आज बहुत सारे लोगों का ग्लोबल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। कुछ लोग बनारस के लिए रेफ़र हैं, 8-10 लोग बुरी तरह ज़ख्मी हैं, किसी के 75% बदन के हिस्से जल चुके हैं, झुलस गए हैं, तो किसी के 25% झुलस चुके हैं। इस तरह से तमाम लोग जितने भी घायल हैं बड़ी गंभीर अवस्था में हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं, हमारी मांग है सरकार से कि अभी जो मृतक हैं उनके नाम एक कड़ी ज़मीन नहीं है। अब इस तरह के वो गरीब हैं, उनके दो बच्चे हैं, एक बच्ची है और उनकी पत्नी है, कमाने वाला कोई नहीं है, एक इंच खेत नहीं है, एक कड़ी खेत नहीं है। अगर एक कड़ी शायद खेत होता तो किसान लाभ वाला उनको फ़ायदा मिल जाता। तो इसलिए हम सरकार से चाहेंगे, प्रशासन से ये चाहेंगे कि जो लोग भी इस तरह के लोग हैं उनको सरकार जो है पूरी तरह जो है आर्थिक लाभ जो है दे और उनको। आजमगढ़ में पूर्व मंत्री व विधायक गोपालपुर विधायक नफीस अहमद ने कहा है कि 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना। आज उनके विकास कार्यों को प्रदेश की जनता याद कर रही है और फिर से 2022 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। मीडिया से हुई बातचीत में तमाम बातें विधायक नफीस अहमद ने कही है। क्या कुछ और कहा है आपको सीधे सुनवाते हैं उन्हीं की जुबानी। की सरकार बनेगी और माननीय अखिलेश जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। और जिस तरीके से 2012 से लेकर 17 तक अखिलेश यादव जी ने इसको उत्तम प्रदेश बनाया, नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, रोजगार लाए, अमूल जैसा प्लांट लाए, HCL लेके आए, सैमसंग लेके आए, मेट्रो बनाया, कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, सड़कों का जाल बिछाया, जनेश्वर मिश्र योजना चलाई, लोहिया योजना चलाई। तमाम ऐसी चीज़ें फिर से चलेंगी। बहन बेटियों को फिर से सहारा मिलेगा, बेसहारा गरीब महिलाओं को फिर से समाजवादी पेंशन योजना जो चल रही थी उसकी बड़ी तादाद में उसकी मदद की जाएगी। सीधे गरीबों को मदद मिलेगी। शिवपाल यादव से जो है अलायंस काम होगा। शिवपाल यादव जो है थोड़ा सा नरम पड़ रहे हैं, अलायंस की बात की जा रही है। देखिए, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है और आज हम इतना ही कहेंगे कि पूरा उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वो नौजवान हो, किसान हो, बुनकर हो, किसी समाज का हो, सारे लोग अखिलेश जी के नेतृत्व में 2022 की सरकार। असदुद्दीन ओवैसी की जो एंट्री है उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, सारा समाज, सारे धर्म के लोग, सारी जाति के लोग, नौजवान, किसान, बेरोजगार, मुसलमान, बुनकर, सारे के सारे लोगों ने ये तय कर लिया कि 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को दोबारा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश की तकदीर और तस्वीर संवारने का काम करेंगे। 22 में सपा अकेला इलेक्शन लड़ेगी या किसी के साथ? देखिए, मैंने फिर कहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे ये निर्णय लेंगे, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, माननीय अखिलेश जी ने कई मौक़ों पे ये कहा भी है कि हम उन तमाम छोटे छोटे जो दल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, सबको साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में एक बहुमत की सरकार बनाने। MIM शामिल होगी उसमें? बहुमत की सरकार बनेगी और अखिलेश यादव जी शपथ लेंगे, फिर से यहाँ खुशहाली आएगी, किसान, नौजवान, बुनकर सब खुशहाल होंगे, बिजली की अच्छी व्यवस्था होगी, सड़क की अच्छी व्यवस्था होगी, रोज़गार पैदा होंगे, नए नए कारोबार आएंगे, शिक्षा के क्षेत्र में काम होगा। फिर से अखिलेश यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के।
आजमगढ़ जिलाधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को आम जनमानस को उपलब्ध समस्त प्रकार के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु नियमित सतत प्रवर्तन कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। तत्क्रम में आज खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम बरदा थाने की पुलिस एवं टाटा के प्रतिनिधियों के साथ टाटा ब्रांड में नकली नमक के संदेह पर छापा मारकर बरदा थाना अंतर्गत मुफ्तीपुर से मोहम्मद असद एवं साहबुद्दीन की दुकान से नकली टाटा नमक के 2 नमूने संग्रहित किए गए। साथ ही साथ मौके पर उपलब्ध 385 किलोग्राम नमक को जब्त कर अग्रिम कार्रवाई हेतु नमक को जांच हेतु राजकीय जन विश्लेषक प्रयोगशाला प्रेषित किया गया, जिसकी जांच रिपोर्ट आने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त प्रकरण में टाटा नमक कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा CRPC की सुसंगत धाराओं में खाद्य कारोबारकर्ताओं पर अलग से कार्रवाई की जाएगी। जिला कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने कांग्रेस विद्यालय दल की नेता आराधना मिश्रा, मोना एवं पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी एवं तमाम कांग्रेसियों के ऊपर दर्ज छोटे मुकदमे की वापसी और घटना की न्यायिक जांच कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया एवं महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से प्रेषित किया। जिला उपाध्यक्ष तेज बहादुर यादव ने कहा, कांग्रेस पार्टी लगातार बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रही है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखलाहट में हैं और कांग्रेसी नेताओं को डराने का काम कर रहे हैं, जिससे बीजेपी सरकार के काले कारनामे उजागर न हो सके। कांग्रेस पार्टी बीजेपी के तानाशाह सरकार एवं उनकी झूठी FIR से डरने वाले नहीं है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार के काले कारनामों को उजागर करती रहेगी। यदि कांग्रेसी नेताओं के ऊपर दर्ज मुकदमे तत्काल वापस नहीं लिए गए और घटना की न्यायिक जांच नहीं कराई गई तो कांग्रेस पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आजमगढ़ के महाराजगंज से खबर है, जहां महाराजगंज ब्लॉक के पास देवरपुर महाराजगंज मार्ग तालाब में तब्दील हुआ है और राहगीरों की समस्याएं बढ़ गई हैं। ऐसा ही है कि प्राकृतिक आपदा अच्छी खासी व्यवस्था व विकसित सभ्यताओं को भी पंगु बना देता है, परंतु संवेदनशील सभ्यताओं का प्रशासनिक तंत्र आपदाओं से होने वाली विनाश व अव्यवस्था से आम नागरिकों को बचाने के लिए समुचित व्यवस्था कर अपने नागरिकों के प्रति खुद को संवेदनशील और उत्तरदायी होने का परिचय देता है। परंतु जब तंत्र अपनी संवेदनशीलता बंदर की भांति इस डाल से उस डाल पर कूदते हुए दिखाए तो इसे क्या कहेंगे? यह प्रश्नगत विषय है। ऐसा ही कुछ महाराजगंज देवरपुर मार्ग पर खंड विकास अधिकारी के पास अक्षयवट गांव में देखने को मिला, जहां विगत दिनों आसमान से बरसी आफत से मार्ग तालाब में तब्दील हो गया, परंतु बारिश के समाप्त होने के बाद भी जल जमाव को निकालने की व्यवस्था सरकारी अमला नहीं कर पाया। परंतु व्यवस्था के नाम पर सरकारी कर्मचारी आते हैं, मौके का निरीक्षण कर रिपोर्ट अपने उच्च अधिकारियों को देने की बात कहकर लोगों को उनके बदहाली पर छोड़ जाते हैं। दुर्भाग्य तो यह है कि वहीं पर ब्लॉक कार्यालय स्थित प्रमुख सहित खंड विकास अधिकारी भी विराजमान रहते हैं। अब देखना यह है कि सरकारी अमला अपने उत्तरदायित्वों के प्रति संवेदनशील बन पाता है या फिर राहगीरों की बदहाली का तमसाई दर्शक। महाराजगंज से ब्यूरो प्रमुख राज नारायण मिश्र की रिपोर्ट। आजमगढ़ के अतरौलिया नगर पंचायत समेत ग्रामीण इलाकों में भी मंगलवार को चेहल्लुम का पर्व कोरोना गाइडलाइन के अनुसार शांतिपूर्वक ढंग से मनाया गया। इस दौरान भारी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं थी, परंतु मुस्लिम समुदाय के लोगों द्वारा आकर्षक झांकियां नगर पंचायत में निकाली गई। चेहल्लुम के दौरान युवाओं ने परंपरागत कत्का खेल का प्रदर्शन किया। जुलूस के साथ तलवार आदि लेकर युवाओं की टोली ने शौर्य और कला का भी प्रदर्शन किया। इस दौरान शांतिपूर्ण माहौल में शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पूरा पोखरा में जुलाहा टोला, बारा चौक, दुर्गा मंदिर, बब्बर चौक, जायसवाल मोहल्ला, बुधनिया रोड से लेकर थाना रोड स्थित करबला में ताजिया दफन किया गया। कोरोना गाइडलाइंस के अनुसार जुलूस अपने निर्धारित समय पर निर्धारित रूट से निकाला गया। इस दौरान ढोल बाजों से पूरा नगर पंचायत गूंज उठा। हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन के शहादत की याद में मुहर्रम के 40 दिन बाद मनाया जाने वाला त्यौहार चेहल्लुम को लेकर मंगलवार को पूरे नगर पंचायत में लोगों में उत्साह रहा। आजमगढ़ जनपद में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाए जा रहे जनपद में चोरों, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु अभियान व अवैध शराब माफियाओं की गिरफ्तारी व सघन चेकिंग, वांछित वारंटी गिरफ्तारी के अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पांडे व क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक धर्मेंद्र कुमार पांडे के निर्देश पर उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार सिंह मई हमरा के रात्रि गश्त ड्यूटी संदिग्ध व्यक्ति तलाश वांछित अभियुक्त में थाने से रवाना होकर नरौली तिराहा पर चेकिंग कर रहे थे। मुखबिर की सूचना मिली कि एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति रेलवे स्टेशन आजमगढ़ की तरफ से आ रहे हैं, वह मोटरसाइकिल चोरी की है। मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त मृत्युंजय और जयतुंजय शुक्ला पुत्र रमेश शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
यातायात जागरूकता अभियान के तहत जन जागरूकता व चेकिंग अभियान नरोली तिराहे पर चलाया गया, जिसमें एसपी यातायात व यातायात प्रभारी कौशल कुमार पाठक व रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी प्रांशु सिंह ने रोवर्स के कैडेटों के साथ शामिल हुए। रोड सेफ्टी क्लब नोडल अधिकारी व रोवर्स रेंजर्स प्रभारी प्रांशु सिंह ने बताया कि आम जनमानस की सुरक्षा के लिए अभियान चलाया गया, जिसके आए दिन हो रहे एक्सीडेंट से मृत्यु की दर कम हो और सर्वे भवन्तु सुखीन पूरा भारत हो। आज वाहन जागरूकता अभियान यातायात नियमों का पालन करने के लिए नरोली तिराहे पर चलाया गया, जिसमें रोवर्स के कैडेट व हमारे टीएसआई साहब आजमगढ़ के यातायात साहब व हमारी टीमें उपस्थित रहीं। और इसको चलाने का बस एक यही उद्देश्य है कि सभी की सुरक्षा हो। जो एक्सीडेंट से इतनी ज़्यादा मृत्यु की दर बढ़ रही है, उनको कम करने का और सभी लोग सुरक्षित हों, सभी लोग खुशहाल हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।